हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का। इस सीरीज़ में एम लक्ष्मीकांत का हर टॉपिक का वीडियो होगा विथ एनिमेशन। आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, ओके। और इस टॉपिक का आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम लक्ष्मीकांत के एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे विथ एनिमेशन विथ इजी ट्रिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इस जर्नी में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आखिर आया कैसे और कब आया। तो 1600 ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर इंडिया में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी क्वीन एलिजाबेथ से यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक चार्टर मिला था, एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था जो कि मोनोपोली था। मोनोपोली का यह मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही कंपनी को ये अलाउ मिला था कि आप भारत जाके व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंपनी को। इसको कहते हैं मोनोपोली। सर थॉमस रॉय मुग़ल एम्परर जहांगीर के दरबार में 1616 में गए और बहुत टाइम वेट करने के बाद, यानी कि बहुत दिन तक उनके दरबार में रहें और कैसे भी करके उनको लुभाया गया कि उनको परमिशन मिल जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और थोड़े टाइम बाद जहांगीर द्वारा सर थॉमस रॉय को एक लाइसेंस मिल भी गया, यानी कि आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद समय बीतते गया। ऐसा हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया 1757 में। कहाँ? बंगाल में। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रही थी। इसमें बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को डिफीट यानी कि हरा दिए रॉबर्ट क्लाइव में। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्नल थे, यानी कि मिलिट्री फोर्स इनके साथ थी। उसके बाद समय और आगे जाता है और यही बैटल धीरे धीरे, इसमें बहुत सारी स्टोरी है, आप इसको स्टोरी की तरह समझे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही डेप्थ पढ़ना है, लेकिन आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बताया जा रहा है। समय आगे जाता है और 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसमें कैप्टन मुनरो ने हरा दिया था 3 जॉइंट फोर्सेस को। पहले थे मीर कासिम, दूसरा सिराजुद्दौला जो कि अवध के थे, और मीर कासिम जो कि बंगाल के थे, और मुग़ल किंग यानी कि शाह आलम II। ये तीनों को कैप्टन मुनरो ने हरा दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया इन तीनों को। इसके बाद पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर दोनों से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर में आने लगा। पॉलिटिकल भी वो पावर गेन करने लगा और मिलिट्री भी। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स अब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिविल रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। ये सिविल रेवेन्यू और टैक्स जो कलेक्शन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किन किन जगहों का करेगा ये भी बताया गया है। तो ये दीवानी राइट 3 जगह का मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार और तीसरा बंगाल को। ये तीनों जगह का दीवानी राइट मिल गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार इस तरह का टैक्स से और रेवेन्यू कलेक्शन से पैसा ही पैसा और रिच होते गया, यानी कि
इतना पैसा कंपनी के लोगों के पास आया, इतना पैसा कंपनी के वर्कर के पास आया कि वर्कर जो थे उनके, जो गवर्नर हुआ करते थे, वो सारे लोग बहुत ही रिच होते गए, क्योंकि हर चीज़ का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था। जो गवर्नर पैसा लिया या उसको गिफ्ट मिला वो सब उसी के नाम पे था। कुछ भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं था कि कंपनी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। यानी कि कंपनी के जो बड़े ऑफिसर थे जो ब्रिटेन में थे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और यहाँ पे इंडिया में इतना पैसा हुआ कि तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैल गया। क्या चीज़ था वो तीन चीज़? पहले तो मिसरूल हो गया, हर चीज़ मिसरूल हो गया। दूसरा, करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा, क्राइसिस आ गया। तो ये तीन मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पैसा यानी कि बहुत ही बड़ा करप्शन स्टार्ट हो गया, मिसरूल हुआ और क्राइसिस हुआ। इस तरह से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर थे यानी कि जो गवर्नर थे, स्टाफ थे, वो बहुत ही रिच हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद में एक बहुत बड़ा घाटा में चल गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर स्टाफ थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए। आज से कंपेयर करिए तो अमेज़ॉन और जो फेसबुक के जो मालिक हैं वो भी उनके आगे कम है, जितना पैसा उन लोगों के पास हो गया था। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना रिच हो गए थे उनके गवर्नर और वर्कर। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं, अगर आपके साथ कुछ भी घटना होती है तो आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं और अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका था, जो भी उनके मेंबर थे, हेड मेंबर, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया और बताया कि मेरा कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको आपने परमिशन दिया था वो 1 मिलियन पाउंड से कर्ज में आ चुकी है। सोचिए कितना शॉकिंग बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इतना व्यापार कर रही है उसका खुद का कंपनी 1 मिलियन पाउंड से कर्ज में आ गया था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उसके जो वर्कर थे, जो एम्प्लॉयड थे, जो गवर्नर थे, वो सब बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे और बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे 1 मिलियन पाउंड का कर्ज चाहिए। तो याद रखिए, कोई भी गवर्नमेंट तभी कुछ देगा जब उसके बदले उसको कुछ चाहिए। यानी कि एक वर्ड है क्विड प्रो क्यो, यानी कि एक हाथ देना एक हाथ लेना। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इन लोगों को कर्ज तो देगी, बिल्कुल देगी, लेकिन उसके बदले उन लोगों का रेगुलेट करेगी। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 मिलियन पाउंड कर्ज तो देगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट भी करेगी। यानी कि अब कुछ रूल रेगुलेशन भी आएंगे। यानी कि वेलकम ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करेगी। यानी कि अब हर 20-20 साल पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर आएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला चार्टर आया 1773, उसके फिर 20 साल बाद 1793, फिर 20 साल बाद 1813, नेक्स्ट 1833, उसके बाद 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। अब आपको ये समझना होगा कि चार्टर एक्ट में क्या क्या बदलाव करके लाया जा रहा था। तो एक एक करके हम लोग हर चार्टर को पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारा चार्टर एक्ट बुक में दिया हुआ है और बहुत नहीं। जो नहीं दिया है यानी कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बुक में वही चार्टर दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस चार्टर को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, इस चार्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं। तो देखते हैं कि पहला चार्टर यानी कि फर्स्ट चार्टर था 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कह सकते हैं या 1773 चार्टर एक्ट। और ये हर 20-20 साल पे
चेंज होगा। तो देखिए पहला 1773 एक्ट में क्या था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चेंजिंग लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम कंट्रोल और रेगुलेट का कॉन्सेप्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी में। दूसरा पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम चेक एंड बैलेंस लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो इसी चार्टर एक्ट 1773 से स्टार्ट किया गया सेंट्रलाइजेशन। अब आपको पहले समझा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेचर पावर था, यानी कि वहाँ के जो गवर्नर का लेजिस्लेचर पावर था, वो थोड़ा थोड़ा दे दिया गया बंगाल के नवाब को। और इस तरह से जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनके पावर को थोड़ा सा कम किया गया। याद रखें थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड है कि पहली बार स्टार्टिंग किया गया सेंट्रलाइजेशन का। और जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये गवर्नर जनरल उस टाइम में जो बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। तो ये है लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। इनके साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। ये 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। ओके। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया। वो अथॉरिटी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वहाँ पे ब्रिटेन में, वो अब जवाबदेही है किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और वो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और इधर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब कोई भी डिसीजन अगर लेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो उनको मेजॉरिटी के साथ, यानी कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस गवर्नर जनरल, यानी कि 5 लोगों में से पहले मेजॉरिटी होगा, देन कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से ये भी दिखाया कि आप गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिए, लेकिन उसके सारे पावर को ख़त्म भी कर दिया गया। इस तरह से कि आप अगर 5 लोग हैं और उसमें से एक अकेला है और 4 एक ही घर के हैं और पांचों को मिल के कोई डिसीजन लेना है, तो आप बताइए कौन जीतेगा। ऑब्वियसली जो 4 एक घर के हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़राब भी नहीं किया, हटाया भी नहीं, और अपना थोड़ा सा सुप्रीमेसी दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि कौन सा अथॉरिटी किसने बनाया है। ओके। तो एक बार आप फिर से ध्यान रखें, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी बनाया गया, यानी कि अब एक कोर्ट भी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट। उसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस और उनके साथ 3 अदर जजेस बैठते थे। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर इलीजा इम्फे। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं सर इलीजा इम्फे। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको सारे पॉइंट बताए गए हैं। आप देखिएगा हर पॉइंट से MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार आपके सामने रिवीजन कर देते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। तो पहला, फर्स्ट टाइम कंट्रोल एंड रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आया। सेकंड, चेक एंड बैलेंस। थर्ड, स्टार्ट सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ, गवर्नर ऑफ बंगाल टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज़ लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, जो फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना, यानी कि एक चीफ जस्टिस उनके साथ 3 अदर जजेस, जो चीफ जस्टिस का नाम था सर इलीजा इम्फे।
इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद दूसरा एक्ट आएगा, लेकिन इस वीडियो में आपको आज सिर्फ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री किया इंडिया में प्लस फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, ये चीज़ इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इंडियन पॉलिटी पढ़ने में झिझकते हैं, परेशान होते हैं, वो इस एनिमेशन के साथ पढ़ें और ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही अच्छे से समझें और इंडियन पॉलिटी को एक इजी वे से पढ़ाई करें, ताकि आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल।